इंटरफेयर करते हैं, ये सब चीज हम देखते हैं। तो लाइट एक वेव है, लाइट ये वेव है कि नहीं, तुम मानते हो लाइट ये वेव? लाइट इज ए वेव, बट किस टाइप का वेव है, किस टाइप, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइट किस टाइप का वेव है? तो लाइट एक ऐसा वेव है जो पहली बात नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया? नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि वैक्यूम में भी चल सकता है, can even propagate in vacuum। ये वैक्यूम में चल सकता है, लाइट जो है वैक्यूम में चल सकता है, ठीक है। लाइट कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, मीडियम की जरूरत नहीं है। पहले ये माना जाता था ईथर मीडियम है, बट बाद में प्रूव हो गया वो ईथर मीडियम कुछ नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में चल सकता है। दूसरा, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका मतलब क्या है जी? इसमें एक कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो चलता है। इट हैज ए कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से होता है, समझो। ये जो तुमको जो चीज बता रहे हैं, इसका मेन चैप्टर है जो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में और बुक्स में हमारे सिलेबस में है, जो मेंस के सिलेबस में है, एडवांस सिलेबस में नहीं है। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां हम तुमको इस बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अभी बस हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि वेव बता रहे हैं तो वेव किस टाइप का है बताना जरूरी है। यहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। और कैसा होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? इस तरह से होता है। किसी भी वेव में एनर्जी और मोमेंटम कैरी होता है। किसी भी वेव में एनर्जी और मोमेंटम कैरी होता है। वो कैसे कैरी होता है? मैकेनिकल वेव में कुछ एनर्जी होता है, उसमें पार्टिकल जो है ऑसिलेट करते हैं बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन, और वहां पे एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। ये चूंकि नॉन मैकेनिकल वेव है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी और मोमेंटम कैरी होता है। तो यहां इस तरह होता है, समझो। एक मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। किसका वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये किसका वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से होगा। किस तरह से? मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा इस तरह से। मतलब समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, समझ रहे हो? ये इस प्लेन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो तुम देख रहे हो वो इस प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इस कॉपी की बात करें, समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह ऑसिलेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। समझो, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, या इसको तुम डायरेक्शन ऑफ रे बोल सकते हो। ये रे का डायरेक्शन है। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और ये इसके भी परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अगर तुम इसको यहां खड़े होकर देखो कैसा दिखेगा,
तुम अगर सामने अगर तुम्हारी तरफ रे आ रहा है, अगर रे तुम्हारी तरफ आ रहा है तो कैसा दिखेगा जरा समझो। तुमको इस तरह से दिखेगा कि रे तुम्हारी तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रे तुम्हारी तरफ जा रहा है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और रे तुम्हारी तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप डाउन ऐसे ऐसे करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करता है, और डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। ई क्रॉस बी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ई क्रॉस बी उस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करता है। समझ रहे हो? अगर तुम इसको फ्रंट से देखो इस तरह दिखेगा, ये वेव तुम्हारी तरफ आ रहा है। डॉट का मतलब क्या है? दिस वेव इज कमिंग टुवर्ड्स यू। हम कह रहे हैं अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। और आपस में क्या होगा दोनों 90 डिग्री पे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका करस्पॉन्डिंग पेयर में एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये एसएचएम करता है ऐसे ऐसे, और ये एसएचएम करता है इस तरह से। ई क्रॉस बी करो, ई क्रॉस बी किधर आएगा? ई क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तुम्हारी तरफ है, याद रखना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो याद रखना E is perpendicular to B. E is perpendicular to B. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जिसको तुम रे का डायरेक्शन बोल सकते हो, इज अलोंग E क्रॉस B की डायरेक्शन होता है E क्रॉस B। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप में है और इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड J कैप में है, तो I क्रॉस J K डायरेक्शन प्रोपगेशन क्या होगा? K में होगा। ठीक है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये एक पेयर है, ये फील्ड, तो क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारी तरफ डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है। मान लेते हैं ये आई कैप तुम्हारी तरफ है। मान लेते हैं ये किसके अलोंग है? मान लेते हैं ये जे कैप के अलोंग है। और मान लेते हैं ये किसके अलोंग है? के कैप के अलोंग है। तो बताओ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है। अब समझो यहां और क्या क्या होता है। बिकॉज यहां डिस्टर्बेंस, और ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन जा रहा है, समझो अगर ये वेव तुम्हारी तरफ जा रहा है, अगर ये वेव तुम्हारी तरफ जा रहा है, यानी ये एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है एक्स डायरेक्शन, यानी ये प्लेन कौन सा प्लेन है? वाईजेड प्लेन है। इस वाईजेड प्लेन में कोई भी डायरेक्शन ले लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। कैसे? देखो, अगर हम यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बना दे E1 वेक्टर, और इसका सेट यहां बना दे, क्या बना दे इसको? V1 वेक्टर, तो क्या E1 क्रॉस V1 तुम्हारी तरफ है? एक दूसरा सेट लो, ये एक दूसरा पल्स है E2 वेक्टर, और इसका करस्पॉन्डिंग ये है B2 वेक्टर। क्या E2 क्रॉस B2 भी तुम्हारी तरफ है? एक तीसरा पल्स लो, एक तीसरा पल्स लो ऐसे करके E3 वेक्टर, और इसका करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री पे ले लो, कितना? B3 वेक्टर। E3 क्रॉस B3 क्या तुम्हारी तरफ है? यानी कि अगर एक वेव आ रहा है, अगर एक लाइट वेव आ रहा है, उसमें अलग अलग पल्सेस जो एक के बाद एक हैं, कोई ऐसे कर रहा है, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है,
अगर ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से 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 है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो पहली बात ये समझो, हम जो बताना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होता है। हम इसको फिर से एक्सप्लेन करें, यहां तक कोई डाउट किसी को? हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी, और भी इसमें चीजें। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है? नो सर। ठीक है। हालांकि मुझे इस चैप्टर में इन सब चीजों की नीड नहीं है कि हम ये सब चीज फिर पढ़ाएंगे किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एक्स्ट्रा मेंस टॉपिक में। लेकिन है तो हम इसको बताना चाहते हैं, तुम समझो लाइट किस टाइप का वेव होता है, ये समझना जरूरी है। लाइट किस टाइप का वेव होता है ये समझना जरूरी है। लाइट कैसे एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, उसके बाद डी एक्साइट, जो डी एक्साइट करते हैं वो लाइट एमिट करते हैं। लाइट का जनरल जो मेथड है वो एटॉमिक डी एक्साइटेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आया यहां से यहां, उसने एक पल्स भेजा, दूसरा आया यहां से यहां, एक जो है इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, n = 3 से 4, 3 से 2, एक होगा 3 से 1, एक होगा 2 से 1, सब अलग अलग टाइम पे हो रहा है, अलग अलग पल्स एमिट कर रहा है। तो जब तुमको कोई लाइट मिलता है ना, वो पूरे मिक्सचर मिलता है, पूरा मिक्सचर मिलता है। तो होता क्या है ये देखो, अगर लाइट तुम्हारी तरफ आ रहा है, अगर ये लाइट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये है तुम्हारी तरफ, डायरेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज द रे कमिंग, हम कह सकते हैं लाइट कमिंग आउटवर्ड, लाइट दैट इज कमिंग आउटवर्ड्स, कमिंग आउटवर्ड्स। इसमें अगर तुम देखो, इसमें जो सेट बनेगा, डिफरेंट पेयर बनेगा, वो कैसा बनेगा? एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होता है समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, एक पर्टिकुलर सेट है। तो देख लो E क्रॉस B का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ होना चाहिए, डायरेक्शन प्रोपगेशन इज टुवर्ड्स E क्रॉस B। ठीक, अब इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन इस तरह लिखते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन ऑफ कमिंग जो है तुम्हारा, ये जो है बोर्ड जो है, ये क्या है? ये बोर्ड क्या है? ये वाईजेड प्लेन है, ये बोर्ड एक वाईजेड प्लेन है, और डायरेक्शन जो तुम्हारी तरफ है वो एक्स डायरेक्शन है, कमिंग आउटवर्ड्स, एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो E क्रॉस B निकालना है। तो यहां देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। हम अगर इसको एक सेकंड के लिए मान लें कि ये हमारा y डायरेक्शन है, और इसको एक सेकंड के लिए मान लिए हमारा z डायरेक्शन है, मान सकते हैं, इसको y डायरेक्शन मान ले, इसको z डायरेक्शन मान ले, तो ये हो जाएगा j कैप। और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है होगा B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी k कैप। समझ रहे हो इसका मतलब? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फेजर है। फेजर क्या होता है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका ये मैग्नीट्यूड E0 है और ये फेज है और ये j कैप में है। तो इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? माइनस E0 j कैप टू प्लस E0 j कैप। इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? माइनस B0 k कैप टू प्लस B0 k कैप करेगा ना। यहां x क्यों आया है? यहां x क्यों आया है बताओ? यहां x इसलिए आया है बिकॉज द वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। समझ लो, यहां x इसलिए आया है क्योंकि वेव x डायरेक्शन में चल रहा है। यहां माइनस क्यों आया है? क्योंकि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में चल रहा है। याद रखना, इसका मतलब है अगर यहां प्लस यहां माइनस, एक प्लस एक माइनस होता है, अगर एक प्लस एक माइनस होता है, इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा होता। ये पता है, वेव में पढ़े हो। these two are equation
ऑफ ए लाइट वेव प्रोपेगेटिंग, क्या बोलते हैं, प्रोपेगेटिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां के एक्स है, इसका अगर यहां हम क्या डाल देते, हम यहां पे डाल देते के जेड माइनस ओमेगा टी, यहां क्या डाल देते के जेड माइनस ओमेगा टी, यहां के कैप नहीं होता, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं करता है, उसके परपेंडिकुलर करता है। तो यहां पे अगर हम जेड डाल देते, यहां पे जेड डाल देते, यहां जेड और जेड, तो एक जगह क्या होता आई कैप, एक जगह क्या होता है जे कैप होता। यहां देखो ये जे और के है, इसलिए यहां एक्स आया है। अगर यहां आई और जे होता, आई जे होता तो यहां जेड आता। अगर ये आई और के होता, किसी फॉर्म में आई और के होता, तो यहां कुछ वाई आता। समझ रहे हो ना, जे क्रॉस के इज इक्वल टू एक्स कैप, याद रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो, स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। बताता हूं क्या होता है, बताते हैं क्या होता है उसमें। ये है ई नॉट और ये है बी नॉट, इन दोनों एम्पलीट्यूड में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टाइम्स ऑफ बी नॉट होता है। यानी कि ई नॉट बाई बी नॉट कांस्टेंट। ये है रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स। फर्स्ट थिंग तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इस तरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां सी की वैल्यू क्या है, यहां सी जो होता है वो क्या होता है, ये लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी वैल्यू, किसी वेव का जब इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा बाई के। क्या होता है, ओमेगा बाई के। तो ये होगा ओमेगा बाई के, लेकिन इसकी वैल्यू होती 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। जो लाइट की स्पीड किसी मीडियम में है होती है, वो लाइट की स्पीड होती है 1/√ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी का प्रोडक्ट का रूट ऑफ परमिटिविटी इंटू परमेबिलिटी। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये ओमेगा बाई के होता है। ओमेगा क्या होता है, इस इक्वेशन में ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड, यानी 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, और के होता है 2π/λ। ठीक, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये किसी वेव के लिए, चाहे मैकेनिकल वेव हो, नॉन मैकेनिकल वेव हो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, साउंड वेव हो, सिस्मिक वेव हो, कोई वेव हो, सब वेव का इक्वेशन इस टाइप से आता है साइनसोइडल फॉर्म में, ठीक है। दूसरी बात, तो ये समझ लो स्पीड क्या है यार, इतना होता है। तीसरा ये दिखेगा कैसा, जब सोचो ये दिखेगा कैसा। ये दिखता है इस तरह से, अगर तुम सामने से देख रहे हो तो ये तुम्हारा एक पल्स है। देखो ये यहां पे साइन फंक्शन है, तो यहां भी साइन फंक्शन ही है, कोई 90 डिग्री का प्लस या माइनस नहीं किया हुआ है, यानी इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब क्या है, एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपना मैक्सिमा पे जाएगा, एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा और एक साथ मिनिमा पे जाएगा। समझ रहे हो? तो होता क्या है, इस टाइप से होता है। देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर था, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर था और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि यहां पर था, E क्रॉस B, ठीक है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी इंस्टेंट पे, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, और उसमें ये अपने इस वैल्यू पे B नॉट पे, T/4 टाइम के बाद, T/4 अगर टाइम पीरियड कितना है 2π/ω है, 2π एक टाइम पीरियड है, एक साइकिल। 1/4 ऑफ टाइम पीरियड के बाद
एसएचएम कर रहा है ना, ये एसएचएम ऐसे कर रहा है, ये एसएचएम इस तरह कर रहा है। 1/4 ऑफ टाइम पीरियड के बाद ये पहुंच जाएगा मीन पोजीशन पे, ये पहुंच जाएगा मीन पोजीशन पे। 1/4 ऑफ टाइम पीरियड के बाद अगर t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है तो t इक्वल टू t/4 के बाद दोनों वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये यहां से यहां पहुंच जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से 0 और ये यहां से यहां पहुंच जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से 0। समझ रहे हो ना, दोनों वैनिश हो जाएगा। उसके अगेन t/4 टाइम के बाद अगेन t, ये हो जाएगा नेगेटिव में मैक्सिमम, अगेन t/4 टाइम के, यानी कि टोटल टाइम शुरू से कितना t/2 टाइम के बाद ये कितना हो जाएगा नीचे b0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे b0 और ये हो जाएगा लेफ्ट e0, यानी ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो ये भी अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, यानी फेज डिफरेंस 0 होता है। एक साथ अपने अपने मैक्सिमा पे पहुंचता है, एक साथ अपने अपने मैक्सिमा पे पहुंचता है, और एक साथ दोनों मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। एक साथ 0 होगा, एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ 0 होगा, एक साथ मैक्सिमम। जब ये अपने नेगेटिव पे जाएगा -e0 तो ये अपने नेगेटिव होगा -b0, यानी फेज डिफरेंस 0 होता है, याद रखना। तो कभी कभी क्या करता है मैं बता रहा हूं, फेज डिफरेंस 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देता है और मैग्नेटिक फील्ड का पूछ देता है, या मैग्नेटिक फील्ड का दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ देता है। तो क्या करोगे, पहली बात तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसको रिलेट करने का तरीका है, b0 पता है, c से मल्टीप्लाई कर दो e0 बन जाएगा, e0 पता है, c से डिवाइड कर दो b0 बन जाएगा। जो यहां फंक्शन है साइन कॉस जो सब वहीं उतार दो, और इसके होना चाहिए परपेंडिकुलर, इसके होना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक। k को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये इस तरह, ये ऐसे ऐसे करता है एसएचएम, ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। ये एक सेट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। उसी तरह से हम एक दूसरा सेट बना सकते हैं, एक यहां और एक यहां। तो इस पूरे को जब देखोगे, एक पूरा बंच आ रहा है, तुमको दिखाई देगा इस टाइप से। क्या दिखाई देगा, अगर एक पूरा बंच आ रहा है तो तुमको इस तरह से दिखाई देगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे यहां हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे यहां हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर नीचे यहां हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर नीचे यहां हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर नीचे यहां हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर नीचे यहां हो रहा है। दिस इज लाइक दैट। हर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर वेव तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक पल्स यहां पर है, एक पल्स यहां पर है जो अप डाउन कर रहा है, इसके पीछे जो पल्स है वो कुछ इस तरह से कर रहा है, इसके पीछे जो है वो कुछ इस तरह से कर रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। मतलब एक पर्सन इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस तरह से जंप कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे जंप कर रहा है, एक इस तरह कर रहा है, एक इस तरह कर रहा है, बहुत सारे हैं, एक के पीछे एक है। अगर हम इसको एक विंडो से पास करा दें, अगर हम इसको एक विंडो से पास करा दें, ऐसा विंडो जो किसी तरह से क्या करे कि इस डायरेक्शन में हम अगर इसको एक विंडो से पास करा दें, इस तरह से एक विंडो है, ताकि जो इस विंडो के पीछे से ऐसे ऐसे करके आए वो तो रुक जाए, पार ना कर पाए, बट जो इसके पैरेलल है वो पार कर जाए, तो क्या होगा। तो जब पीछे आ रहा था तो कोई इस तरह से था, ब्लॉक कर गया, ये तो नहीं पार हो पाएगा क्योंकि ये विंडो पूरा बंद है, सिर्फ एक स्लिट खुला हुआ है। बट जो इसके पैरेलल होगा वो निकल जाएगा, जो इसके साथ टिल्टेड होगा उसका एक कंपोनेंट, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट पार हो जाएगा, एक कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो जो भी वेव निकलेगा इसके बाद, इससे बाहर, तुम देखोगे सारे का सारा वेव इसके पैरेलल आ रहा है ना। यस सर। हम अब कहते हैं दिस वेव इज पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं, दिस वेव इज पोलराइज्ड। अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, इस तरह से था, अभी तक इस तरह से था, ऐसे करके था, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ठीक है। एक डंडा ले लो, एक स्टिक ले लो और उसमें बहुत सारे डायरेक्शन बना दो। यहां इस तरह बांध दो, इसको यहां इस तरह बांध दो, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर इसके पीछे एक और ऐसे बांध दो। लेकिन जब ये पार करेगा तो जो एक स्लिट बनता है, जो एक
विंडो है, पूरा पैक है और सिर्फ ये गैप बना हुआ है, पूरा पैक है, ये गैप बना। इसमें गैप कैसे बनाते हैं बताएंगे पोलराइजेशन में। ये गैप है। अब यहां जो जंप करता हुआ आएगा ऐसे इस गैप के पैरेलल, इस गैप के पैरेलल, वो तो निकल जाएगा, उसको ये नहीं रोक पाएगा। बट जो उसके परपेंडिकुलर निकलना चाहेगा वो फंस जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। और जो तिरछा निकलना चाहेगा वो क्या होगा, फिर उसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट निकल जाएगा और साइन थीटा कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। यानी अब जब इसमें से वेव निकलेगा तो सारे वेव ऐसे जंप कर रहे होंगे, ऐसे सब एक के पीछे एक होंगे, लेकिन डायरेक्शन सबका एक होगा। अब इस तरह से नहीं होगा, कोई ऐसे कोई ऐसे, इस तरह नहीं। अब सबका डायरेक्शन क्या होगा, एक होगा, ऐसे कर। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड वेव। जो कायरल एटम होता है उस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को ऐसे घुमाता है। इसको एक टर्म होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें हम कंसंट्रेशन नापते हैं। तो ये जो होता है ना, डेक्स्ट्रो और लीवो होता है, तो इस तरह से होता है। और वो क्या करता है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन दिख रहा है ना, इसको वो रोटेट कर, जैसे राइफल का बुलेट डिस्टेंस के साथ घूमता है, उस पूरे प्लेन को ऐसे घुमाता है। वो कितना घुमाता है, कितने डिस्टेंस में, उससे हम शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। बहुत सारा चीज होता है उसमें, वो सब बताएंगे पोलराइजेशन में, अभी नहीं। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर हम सारे को, अगर हम यहां एक विंडो बनाए इस तरह से, और यहां अगर हम एक ऐसा विंडो बनाए, हम एक ऐसा विंडो बनाएं, तैयार करें कि जो भी कंपोनेंट फील्ड का इस विंडो के पैरेलल है वो निकल जाएगा, जो भी इसके पैरेलल वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो सारा का सारा, तो फिर सारा का सारा जो वाइब्रेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में जो है मिलेगा। सारा वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा। देखो सारा वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा ना। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हम बाद में तुमको बताएंगे क्या होता है। अभी तुम सब समझो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है। E इक्वल टू ई नॉट, एक पर्टिकुलर सेट बनता है। पहला टर्म ई नॉट और बी नॉट में रिलेशनशिप है एम्पलीट्यूड में। वेलोसिटी किसी भी वेव का जो इस फॉर्म में लिखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के ये होता है उसका वेव का वेलोसिटी। बट यहां वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है वैक्यूम में। ठीक है, तो C इक्वल टू दिस ओमेगा बाई के। ठीक है, तो ये जो है ओमेगा बाई के भी यहां से निकाल सकते हो, और ये 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है ये दोनों वेव इन फेज होता है, सेम फेज में होता है, एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ मिनिमम होगा। इसमें और बहुत सारा चीज है, एनर्जी ये कितना कैरी करता है, मोमेंटम कितना कैरी करता है, इंपल्स कितना कैरी करता है, कहीं टकराता है तो क्या करता है, सब बताएंगे। बट उसमें भी टाइम है। ठीक है, हमको वेव ऑप्टिक्स में इसका यूज वैसा है नहीं, इसलिए हम अभी इसको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। ठीक, कोई डाउट यहां तक में किसी को? सर ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही प्लेन में ऑसिलेट करती हैं? हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर जो फील्ड है वो तो एक प्लेन में होगा, बट उसके पीछे जो एक दूसरा सेट है, जब लाइट एमिट होता है तो एक पल्स थोड़ा जाता है, पूरा ग्रुप ऑफ पल्स होता है ना। उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, हर एटम इंडिपेंडेंटली वेव भेज रहा है। तो हर पार्टिकल, हर ट्रांजिशन पे एक पल्स निकल रहा है। वो एक पल्स इस तरह से चल, उसके पीछे का दूसरा पल्स अलग तरह से चलो, उसको पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। ओके सर, तो मतलब वो एक ही प्लेन में होती है, अगर पहली वाली वाईजेड में तो दूसरी वाली भी वाईजेड में होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम वेव ही ले रहे हैं। वैसे तो वेव हर डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मान लो स्फेरिकल बल्ब है, स्फेरिकल बल्ब क्या है, हर तरफ लाइट एमिट करता है, और हम सिर्फ उन लाइट को देख रहे हैं जो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन तो फिक्स कर दिया ना। यस सर, तो प्लेन सेम हो गया। अदरवाइज तो समझो ये होता है ना कि जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल बल्ब है, लाइट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से ऐसे हर तरफ जा रहा है, तो यहां देखोगे तो इस प्लेन में होगा सारे वाइब्रेशन होंगे ना, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। इधर देखोगे तो इस प्लेन में होगा ना, तो वो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी सब कुछ देखेंगे। एक बात याद रखना, किसी भी वेव में, किसी वेव का इक्वेशन जो है, जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है यहां से ओमेगा बाई के, इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू, या स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। पढ़े हो ना?
अब याद रखना, ये V जो है वो मीडियम प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मीडियम प्रॉपर्टी होती है। V किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। और लैम्डा क्या होता है? दोनों के बीच का रेशियो होता है। लैम्डा एडजस्टमेंट होता है, दोनों के बीच का एडजस्टमेंट होता है। कोई भी वेव का एक जो प्रॉपर्टी है, वेव की स्पीड किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और एक गिटार बज रहा है, तो मेरा और गिटार का, या एक गिटार है और एक तबला है, गिटार और तबला, एक आदमी गिटार बजा रहा है, एक आदमी तबला बजा रहा है, दोनों का मीडियम सेम है ना, एयर में ही दोनों बजा रहा है। मीडियम सेम है मतलब इस साउंड की स्पीड सेम है। अंतर क्या चीज का होता है? फ्रीक्वेंसी का अंतर है, इसलिए लैम्डा का भी फर्क होगा। अब एक बार गिटार हम यहां बजा रहे हैं और एक बार हम गिटार पानी के अंदर बैठ के बजा रहे हैं। अब बताओ, सोर्स सेम है, अब क्या है? सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम अलग है। इसलिए जब मीडियम बदलता है, जब एक लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगा, लाइट हो, साउंड हो, कुछ भी हो, जब मैंने एक साउंड जनरेट किया या एक लाइट जनरेट किया एक टॉर्च से या अपने माउथ से कोई साउंड जनरेट किया, वो साउंड, वो वेव जब मीडियम बदलता है तो उसका सोर्स नहीं बदलता है, मीडियम बदलता है, ये नहीं बदलता है। चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, एक बार तीर अगर निकल गया बाहर, बो से अगर एरो बाहर निकल गया, तीर कमान से निकल गया, फिर वो कमान नहीं बदलेगा, वो तीर जहां चले जाए। तो ये एक बार जब सोर्स ने दे दिया, फिर ये नहीं बदलता है। डॉपलर इफेक्ट में अपरेंटली बदलता है, वो भी नहीं बदलता है, वो भी अपरेंट होता है, एक्चुअली ये कभी नहीं बदलता। एक बार जो जन्म जहां से हो गया, वो जन्म कहां से जन्म हुआ ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स होता है। ये उसकी ट्रेवलिंग के साथ बदलता रहता है, स्पीड मीडियम के कारण, इसलिए लैम्डा बदलता है। ठीक है, हम इसको एक और चीज देखेंगे बाद में, हम तो कभी बता देते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया, E इक्वल टू E नॉट। तो याद रखना, एनर्जी कैरिड, एवरेज एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रूव करेंगे। हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होता है इनटू हाफ, क्यों? साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में क्या होती है? 1/2 होती है। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी क्या होता था, याद है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है ना? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, और इसके स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होगा? 1/2। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी एवरेज इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये होता है ना। तो बी नॉट स्क्वायर और हाफ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों इक्वल आता है, दोनों इक्वल आता है। इसका मतलब जो भी एनर्जी है लाइट के पास, वो 50% इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होती है, 50% मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का शेयर इक्वल होता है। यानी दोनों जो है टोटल एनर्जी डेंसिटी का हाफ होता है। ये दोनों इक्वल, इन दोनों को इक्वेट करके देखो तो आएगा, इन दोनों को इक्वेट करके देखो तो जरा, इन दोनों जरा इक्वेट करो तो क्या आएगा? तो हाफ से हाफ कट गया, कितना आएगा? E नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही ना, इज बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, सही है ना? तो E नॉट बाय बी नॉट क्या आएगा? 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा। यस सर। यही होता है ना, ये क्या होता है? Yes, sir. सी होता है ना। Yes, sir. ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, ठीक है? अब समझो, तुम वेव का इक्वेशन दोनों तरह से लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी। तुम वेव का इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हो।
बट लिखते हैं हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? हम लिखने को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी, लेकिन क्यों नहीं लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में? क्योंकि दो चीजें हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एम्पलीट्यूड, उसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 1/3 × 10⁸ टाइम्स होता है। समझ रहे हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 1 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 1 न्यूटन पर कूलम, तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा एम्पलीट्यूड 1 न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ होगा ना? यानी 10⁻⁸। ऊपर कितना माइनस, इतना छोटा है उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड के, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना मुश्किल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके कंपैरिजन में, मैग्नेटिक फील्ड कंपैरिजन में 3 लाख गुना बड़ा होता है, 3 लाख टाइम्स होता है। 3 × 10⁸ जो भी है, 3 लाख है 30 लाख है, उतना टाइम्स होता है। तो इसको मेजर करना आसान होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, उसको डिटेक्ट करना आसान है। दूसरा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी रेस्ट चार्ज को मूव नहीं करा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड करा सकता है। इसीलिए कोई भी डिटेक्टर जो लाइट को मेजर करता है, चाहे वो फोटोवोल्टाइक सेल हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो, चाहे वो कोई फोटो सेंसिटिव डिवाइस हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, और चाहे ह्यूमन आई हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है वो रेस्पॉन्ड करता है टू द फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है, मैंने लाइट गिराया और मुझे पता चला, उस इलेक्ट्रॉन के मोशंस में पता चला यहां लाइट गिरी थी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो क्यों पता चला? मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता चला। मैग्नेटिक फील्ड अगर होता अकेले, उस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगता ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन रेस्ट चार्जेस। तो जब भी हम लाइट किसी चीज पे गिराते हैं और हम कहते हैं कि लाइट गिरी, हमको आईज में पता चलता है लाइट गिरी। कैसे पता चलता है? आईज के अंदर चार्जेस फ्लक्चुएट करते हैं, मूव करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरी इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, एनी इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स लाइट responds to variation in electric field, not to magnetic field. तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली तुम जो भी चीज मेजर कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मेजर कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड मेजर नहीं कर रहे हो। इसलिए किसी बुक में कहीं भी वेव ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन नहीं लिखा गया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा गया है। तो हम भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लेके चलेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? मिटा दें? अब देखिए, अब इसमें एक चीज होता है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है जरा ये देखो। हमारा इस चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है वेव फ्रंट और दूसरा है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पूरी दुनिया में जितनी स्टडी मटेरियल है वो सब YDSE पे भरी पड़ी है। हर किताब में, हर जगह सारी चीजें जो थ्योरी कंटेंट है वो सिर्फ YDSE पे है। क्योंकि YDSE एक मेथड है, शॉर्टकट है, उसको पढ़ लो, उसमें न्यूमेरिकल बनाते जाओ। इसीलिए मेरा मानना है कि हाइजेंस प्रिंसिपल और वेव फ्रंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से कहते हैं, इस बार भी एडवांस में जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो सिर्फ वेव फ्रंट से आया था। वेव फ्रंट का शेप ड्रॉ करना था और वही क्वेश्चन वैसा ही हम बहुत सारे क्लास में कराए थे, हालांकि वो किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। जो चीज बुक्स में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है एडवांस के लिए। एटलीस्ट जो बुक्स में है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के लिए, एडवांस के लिए नहीं होता है। तो पहले देखो वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है, और ये चीजें मैं तो बता रहा हूं, ये सिर्फ एक वेव के लिए वैलिड नहीं है, हर वेव के लिए वैलिड है। चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे कोई भी हो, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल हर टाइप के वेव के लिए वैलिड होता है। ये वैलिड है सब कुछ जो हम कर रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह प्रॉपर्टी बदल जाएगा। लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है,
साउंड में प्रेशर चेंज होता है। यहां लिख रहे हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वहां लिखेंगे P इक्वल टू पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर रस्सी के ऊपर वेव्स ऑन स्ट्रिंग है तो क्या होता है, लिखते हैं Y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट का 3 डिफिनेशन मैं दे रहा हूं। वेव फ्रंट का मैं 3 डिफिनेशन दे रहा हूं। पहला डिफिनेशन है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस हैविंग सेम फेज। समझो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स in space vibrating in same phase, फेज का मतलब क्या होता है, एंगल जो हम लिखते हैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, उस पूरे एंगल को फेज बोलते हैं। बट वो फेज होता नहीं है, मतलब वो एंगल नहीं होता है। एंगल का मतलब है स्टेटस, लाइफ स्टेटस। हम कह सकते हैं एक पूरे साइकिल में वेव अपना एक लाइफ खत्म करके पुनर्जन्म लेता है। एक वेव जो है 0 से शुरू होके और 360 डिग्री का फेज करने के बाद एक पुनर्जन्म लेता है, फिर वो एक 360 डिग्री लाइफ जीता है, फिर एक पुनर्जन्म लेता है। तो 0 से 360 के बीच वो कहां पर है उसको फेज बोलते हैं। वेव्स हम पढ़ाए नहीं तुम लोगों को, तो हम इतना, तो ये होता है सेम फेज होता है। अब ये हो गया पहला डिफिनेशन। दूसरा, ये एक ऐसा प्लेन होता है जो रेज के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इट इज ए प्लेन नॉर्मल टू रेज एट एवरी पॉइंट। जैसे एक तरबूज है, वाटरमेलन है, उसके ऊपर हर पॉइंट पे क्या करो, एक पिन ऐसे ऐसे घोप दो, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, रेडियली आउट, परपेंडिकुलर। तो हम उस पिन को क्या बोलेंगे, वो रेज है, उस पिन को क्या बोलेंगे, रेज है। और ये जो इसका सरफेस है, ग्रीन जो है कलर का सरफेस जो है वाटरमेलन का, उसको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। तो वेव फ्रंट और रेज समझ लो। अगर रेज इस तरह से है, ये क्या है, रेज है, ये होता है वेव फ्रंट। तो रेज एक लाइन है और वेव फ्रंट क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है। ये कर्व्ड सरफेस है, समझ रहे हो ना। थ्री डी ज्योमेट्री हो गया है। हेलो, मैथ में वेक्टर और 3D हुआ कि नहीं, मैथ्स में वेक्टर और 3D हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है। स्कूल में कर चुके हो। तो अगर एक रे है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर एक डायरेक्शन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसके परपेंडिकुलर सरफेस का इक्वेशन क्या होगा, इसके नॉर्मल सरफेस का इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जानते हो ये, सर आपने ऑप्टिक्स में बताया था ये। हाँ, ऑप्टिक्स में बताया था ना। ये ऑप्टिक्स में। क्या ये चीज बहुत जगह जो है देगा काम, देखते हैं। चलो, ये होता है दूसरा डिफिनेशन। तीसरा डिफिनेशन, दो टाइप के डिफिनेशन है इस चैप्टर में। एक है जो थ्योरी में होती है, जो बुक्स में होती है, एक जो अप्लाइड होता है जिससे क्वेश्चन बनता है। हमको दोनों बताएंगे, क्योंकि बुक्स पढ़ने के से हाईएस्ट प्रिंसिपल पढ़ने से न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए अलग टेक्निक चाहिए। तीसरा जो है होता है वेव फ्रंट, वो सरफेस है जिसके ऊपर पूरी पावर, जो पावर पास हो रही है, एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। समझो, हम कहते हैं वेव फ्रंट is the surface
on which the total power is distributed uniformly. इसका मतलब ये हुआ कि सोचो, अगर इसका पावर P है, कितना है, P वाट है, और इसकी एरिया कितनी है, A है, और वेवफ्रंट की एरिया क्या है, A है, और इस टोटल लाइट की ये पावर जो पास हो रहा है वो पावर P है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, जो भी पावर है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वेवफ्रंट, सरफेस एरिया ऑफ द वेवफ्रंट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द वेवफ्रंट। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डिफरेंस, वेव की खासियत होती है, वेव तुम जब पढ़े होगे तो पता होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है, अगर आप एम्पलीट्यूड ई नॉट को 2E0 कर देंगे, अगर एक इक्वेशन है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा है E इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सब कुछ सेम है, एक का एम्पलीट्यूड E0 है, दूसरे का 2E0 है, तो 2E0 वाले की इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है। 2E0 वाले की इंटेंसिटी 4 टाइम्स, इसको याद रखना। ये होता है वेवफ्रंट का। तो ये होता है इस पे चौथा, तो याद रखना, चौथा डिफिनीशन किसका, वेवफ्रंट का। चौथा डिफिनीशन वेवफ्रंट का। वेवफ्रंट वो पॉइंट होता है जहां इक्वल टाइम में वेव पहुंच रहा है। इक्वल टाइम में जहां जहां लाइट पहुंचा उन सब के लोकस को बोलते हैं वेवफ्रंट। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स reached in equal time, locus of all points reached in equal time। ये 4 डिफिनीशन है, देख लो। हम तुमको बताएंगे इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस किस तरह से होगा। जो तुम्हारा चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो हो जाएगा अब सोर्स, लाइट। चार्ज की जगह लाइट सोर्स, स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल बल्ब, पॉइंट चार्ज पॉइंट बल्ब, सिलिंड्रिकल लीनियर चार्ज ट्यूबलाइट, प्लेन चार्ज फ्लैट चार्ज, इसका मतलब है फ्लैट पिक्चर ट्यूब टीवी। जैसा चार्ज वैसा सोर्स, वहां पे फील्ड, यहां पे रे, वहां फील्ड लाइन, यहां रे लाइन, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पे वेवफ्रंट, 1-to-1 होता है। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यहां यूज कर सकते हो, बहुत सारा कॉमन चीज होता है। तो एक चीज समझ लो, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, एक उसकी प्रॉपर्टी है क्या है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन सेम फेज, दूसरा है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स रीच्ड इन सेम टाइम। क्यों होता है बताऊंगा। प्लेन नॉर्मल टू द रेज, ये एक ऐसा प्लेन है जो रे डायग्राम के नॉर्मल होता है। देखो यहां पे ड्रॉ करोगे नॉर्मल तो इस तरह बनेगा, टेंजेंट, ये घूमता जाएगा ऐसे, इस तरह से नहीं बना सकते ना प्लेन। इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस। ठीक, चलो अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ वेवफ्रंट्स। क्या बात कर रहे हैं? शेप ऑफ वेवफ्रंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज के लिए वेवफ्रंट का शेप कैसा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज के लिए वेवफ्रंट का शेप कैसा होता है। ठीक है, सो देखते हैं। हाँ,
आ रहे हैं ना उस पर ड्रॉ करेंगे ना, हम चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे अभी इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ऑल द 4 पॉइंट्स। ठीक है, ओके सर। देखो अब हमारे शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, हमारे शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, डिफरेंट सोर्सेस के लिए वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, उसका इक्वेशन कैसा होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ हम फिर से बता रहे हैं। मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं कि आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें। क्वेश्चन बनवाना होगा तो मेरे लिए शायद 1 क्लास का काम है, 1 क्लास में पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट फिर से बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में है एडवांस में कोई नहीं आएगा, एडवांस में कोई नहीं आएगा। पूरी मार्केट अभी जो है इस पे जो क्वेश्चंस हमारे पास सोर्सेस हैं, जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में, वो सारे रिडंडेंट क्वेश्चंस हैं। वो आईटी कई बार पूछ चुका, वो नहीं पूछेगा, मैं जानता हूं कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, हम ले रहे हैं शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, डिफरेंट सोर्सेस एंड देयर वेव फ्रंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड देयर वेव फ्रंट्स। पहला पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सोर्स। ये पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब है, इस रूम में एक बल्ब है, इस रूम में एक बल्ब है। ये बल्ब रोशनी एमिट कर रहा है, तो क्या करेगा, हर तरफ करेगा, लाइट एमिट करेगा ना। यस सर। तो यहां से एक लाइट निकला इस तरह से, एक 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 इस तरह से, और भी बहुत सारे डायरेक्शन। ये क्या है, रे है कि नहीं। यस। ये वेव इस तरह से था, कैसे था, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम शो कर रहे हैं इस तरह से। हर वेव एक जैसा शुरू हुआ साइन वेव के फॉर्म में, और हर तरफ, क्योंकि सिमेट्री है, हर तरफ निकलेगा। ये बताओ, यहां पे जिसका जन्म हुआ, फेज कितना था, 0, यहां फेज कितना था, 0, यहां कितना था, 0, यहां कितना था, 0, ऐसा ही सब जगह। हम उतना डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। यहां इसका फेज कितना होगा, पाई। यस सर, पाई होगा। यहां कितना होगा, यहाँ भी पाई। बाय। यहां पाई और यहां पाई। व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर फेज इज पाई। क्या ये लोकस बनेगा, सर्कल बनेगा सर। हाँ। ये तो सर्कल इसलिए क्यों हम इसको प्लेन में दिखा रहे हैं, है तो ये 3 डायमेंशनल वेव, यस सर, बनेगा। स्फीयर बनेगा। तो पहला डिफिनेशन क्या था, पहला डिफिनेशन क्या था, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। इस पूरे का फेज है कांस्टेंट, कितना है, पाई। यहां कहीं भी ले लो, फेज है पाई। अब बताओ, यहां फेज कितना, 2 पाई, यहां कितना, 2 पाई, यहां कितना, 2 पाई, यहां कितना, 2 पाई। अब फिर से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, अब ये बनेगा दूसरा वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट तो था ही, अब ये सेकेंड वेव फ्रंट, उसके बाद का वेव फ्रंट है। ये भी क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा।
इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, सब इक्वी फेज है, सब इक्वी फेज है, इसके ऊपर कोई भी इक्वी फेज है, फिर वैसे ही क्या बनेगा, 3 पाई बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। हाँ सर बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये ऐसा स्फीयर इसलिए बन रहा है क्योंकि हर डायरेक्शन में वेव की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x में होती ज्यादा, y में होती कम, यस सर वो अलग अलग बनते हैं। v इक्वल टू म्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर एक डायरेक्शन में ये v/2 दिए, कितना हो जाएगा, λ/2, फ्रीक्वेंसी सेम रहना है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी क्या होती है, कम ना, तो उस डायरेक्शन में स्पीड कम होगी। तो अब बताओ, अगर ये डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता, इधर कम होता, इधर वेव सिकुड़ जाता, लैम्डा घट जाता, छोटा बनता है। यस तो इलिप्सॉइड बनता है, इलिप्सॉइड बनता है। सर अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बता रहा हूं। याद रखना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेर इट इज इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है साइकिल सेम होना चाहिए, समझो इस बात को। हम देखेंगे सब चीज। एक वेव इस तरह से है एयर में, एयर में रिफ्रैक्टिवनेस कितनी होती है, 1 होती है, ये है लैम्डा नॉट, एग्रीड। और अब ये क्या होता है, ग्लास में एंटर कर जाता है, इट एंटर्स ग्लास या कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 2। जैसे इसमें एंटर करेगा इस मीडियम में, इसकी लैम्डा हाफ हो जाएगी। यस सर अब ये इस तरह से बनेगा, अब ये इस तरह से बनेगा, ऐसे करके बनेगा ना। यस सर छोटे छोटे। तो अब तुम ये समझ लो, अब जो डिस्टेंस ये ले रहा था, जिस डिस्टेंस में यहां फेज कितना होता था, पाई का चेंज होता था, 2 पाई का, अब उसके हाफ में ही हो जाएगा 2 पाई का चेंज, होगा ना। यस सर यस सर। तो उस केस में तुमसे वेव फ्रंट का शेप पूछेंगे तो तुमको क्या याद रखना है, पहला डिफिनीशन, हालांकि सब ये है इंटरकरेंट सेम फेज। दूसरा डिफिनेशन भी अभी बता रहे, चारों डिफिनेशन बताएंगे इसमें, सेम टाइम भी लेंगे। पहला डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम ऐसा वेव बना लो जहां जहां साइकिल कंप्लीट हो रहा है, फेज से मतलब है, हमको डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, हमको फेज से मतलब है। ये पाई ये पाई ये पाई सबको मिला दो, ये 2 पाई ये 2 पाई ये हो गया। तो यहां पे अभी हम सिर्फ ले रहे हैं होमोजीनियस जो है मीडियम, मीडियम अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो यहां जो तुम्हारा वेव फ्रंट बनेगा, इनको बोलेंगे हम वेव फ्रंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट्स। सो इस केस में पहला चीज तुम्हारा होगा, वेव फ्रंट्स आर स्फेयर्स, जिसे तो है आर स्फेरिकल। याद रखना, इसके किसी भी पॉइंट पे फेज से यहां से यहां जाओगे फेज डिफरेंस 0, यहां से यहां जाओगे फेज डिफरेंस 0, इसके किसी पॉइंट से इसके किसी पॉइंट जाओगे, इसके किसी पॉइंट से इसके किसी पॉइंट जाओगे, फेज डिफरेंस 2 पाई, फेज डिफरेंस पाई होगा ना। यस पहली बात। दूसरा डिफिनेशन क्या बताया था, दूसरा क्या बताया था डिफिनेशन, नॉर्मल टू द रे। ये रेज है और ये नॉर्मल है। देखो, अगर 3 डायमेंशन में तुम रेज बनाओगे, अगर तुम हर डायरेक्शन में, प्लेन में नहीं, हर डायरेक्शन में रे बनाओगे, तो एक ऐसा सरफेस बनाना चाहते हो जो हर पॉइंट पे उस रे के परपेंडिकुलर है, उस हर पॉइंट पे रे के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना। तो स्फीयर बनेगा, यस सर। बनेगा स्फीयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू वेव फ्रंट सरफेस इज ए सरफेस, नॉर्मल इज ए सरफेस, ये तरबूज की तरह है, सरफेस नॉर्मल टू रेज। चौथा पहले ले लो, चौथा क्या था, इक्वल टाइम में जहां पहुंचेगा, यही बताया था ना। The locus of all the points reached in
द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स रीच्ड इन इक्वल टाइम, है ना? Yes, sir. ये सबसे बड़ा रूल है, बताऊंगा इसको। द लोकस, यहां पे इसका जन्म हुआ, यहां इसका जन्म, यहां इसका जन्म, किसी टाइम टी पर ये यहां से यहां पहुंचा, किसी टाइम टी पे ये यहां से पहुंचा, उसी टाइम टी में ये कहां होगा? यहां होगा। उसी टाइम टी में ये कहां होगा? यहां होगा। उसी टाइम टी में ये कहां होगा? उसी टाइम टी में। हमको इससे मतलब नहीं है कहां होगा, उस सेम टाइम में कहां कहां पहुंचा, उन सबको मिला दो। 0 से लेके टी टाइम तक में, 0 से टी में ये जहां गया, ये जहां गया, ये जहां गया, सबको मिला दो, ये होता है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। बिकॉज यहां हर डायरेक्शन में स्पीड इक्वल है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी चलेगा, होगा ना? Yes, sir. लेकिन अगर स्पीड इधर कम होता, इधर ज्यादा होता, तो यहां कम चलता, यहां ज्यादा चलता, तो दिखने में थोड़ा इलिप्स के टाइप से दिखता। और अलग अलग डिस्टेंस, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में स्पीड डिफरेंट है, नॉन होमोजीनियस मीडियम है, तो ये जो तुमको दिख रहा है स्फेयर, ये स्फेयर नहीं रहेगा। अभी बस ये समझ लो, ये चौथा रूल था। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रीच्ड इन इक्वल टाइम, रीच्ड इन इक्वल टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम को भूल जाओ, इक्वल टाइम में जहां पहुंचा उसको मिला दो। अभी देखेंगे इसको भी। तीसरा पॉइंट क्या बताए थे? इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइडेड बाय ए सरफेस एरिया ऑफ वेव फ्रंट, यही ना होता है ना? Yes, sir. अब तुम लोग जरा समझो इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करो। एक टॉर्च लो, जनरल टॉर्च, उस टॉर्च को क्या करो, वो 10 वाट का टॉर्च है। टॉर्च कितने वाट का? 10 वाट का है, जो गांव में यूज करते हैं। इसकी लाइट इस तरह से निकलती है। अगर तुम यहां एक कार्डबोर्ड डाल दो, इतना बड़ा पैच बनेगा। Yes, sir. अगर तुम इसी कार्डबोर्ड को यहां डाल दो तो छोटा पैच बनेगा। लेकिन ये बहुत ब्राइट पैच होता है, ये थोड़ा फेंट पैच होता है ना? Yes, sir. क्या चीज का फर्क है? कौन सा फर्क है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ब्राइट? ये बहुत ब्राइट होता है, बहुत चमकता है, ब्राइट बहुत होता है, क्योंकि सेम पावर 10 वाट यहां पर कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहां ज्यादा लाइट गिर रहा है, ये चमकता है। यहां पे यही चीज ज्यादा एरिया पर फैल गया, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर कम लाइट दिखता है, इसको बोलते हैं लेस इंटेंस। तो यहां क्या होता है? यहां से पावर निकला, यहां से पावर निकला और एक्सपेंड करने लगा। तो जिस तरह ये दीवार का सरफेस है, इस दीवार का सरफेस है, इस दीवार के सरफेस को घुमा के स्फेयर बना दो, तो ये जो तुमको स्फेयर का इनर सरफेस दिख रहा है, ये तुमको स्फेयर का इनर सरफेस दिख रहा है, ये इसके ऊपर ये पूरा लाइट गिरेगा। समझे, एक रूम है जो स्फेरिकल शेप का रूम है, उसके सेंटर में एक बल्ब जला हुआ है, तो उस वहां से निकलने वाला सारा रोशनी क्या होगा? उसके इनर सरफेस पे गिरेगा, फैल जाएगा। तो अब बताओ एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये स्फेरिकल है, होगा। यही पावर जो है अभी क्या है, इतने बड़े बैलून के इनर सरफेस पे फैल गया है पूरा। तो उस कर्ड बैलून के ऊपर, उस वेव फ्रंट के इनर सरफेस के ऊपर ये पूरा रोशनी फैल गया। यहां ये प्लेन था, वो कर्ड है, तो उस स्फेयर पे उसकी इंटेंसिटी क्या कहलाएगी? पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कहलाएगी? पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, लेकिन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। इसका मतलब है दैट एम्पलीट्यूड, पहली बात, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई स्फेरिकल या पॉइंट सोर्स है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, याद रखना। इसका मतलब डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा, होगा ना? चाहे साउंड हो, चाहे लाइट हो, चाहे वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, चाहे कोई भी वेव हो,
ये हमेशा वैलिड है। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स है, ये 3 डायमेंशन में वेव निकल रहा है, तो ये हमेशा वैलिड होता है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। इसका एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसका मतलब है एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ? 1/r होगा। ठीक है, उसके लिए पावर कांस्टेंट, उसके लिए पावर कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, पावर तो कांस्टेंट ही होता है। पावर तो यहां से निकल रहा है, जो यहां से पास करेगा एनर्जी, वही कुछ देर बाद यहां से पास करेगा। ठीक, हाँ, तो याद रहेगा। इसमें और भी चीजें हैं, इसमें और भी चीजें हैं। और हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे होगा तो ये वेव में बताएंगे, अभी नहीं, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो चलो, ये पॉइंट सोर्स केस में था, स्फेरिकल सोर्स और ये सब कुछ होता है। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज लोकस ऑफ, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट्स, तो क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज कांस्टेंट होगा। यस सर, स्फीयर का इक्वेशन यही ना है, होता है ना। ये कांस्टेंट इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग। ये होता है आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा आर। ये फैमिली ऑफ अलग अलग फेज के लिए अलग अलग कांस्टेंट है। ठीक है, अगला ले, अगला ले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिलेंडर। अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉइंट लाइट का सोर्स ना होता, बल्ब ना होता, ये स्फेरिकल सोर्स होता, स्फेरिकल चार्ज होता, तो क्या हम कह सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जो है ये क्या बिहेव करता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कर रहा है। यस सर, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² था? क्या यहां पर पॉइंट जो चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज के कारण बाहर में जो फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² था? यस सर, क्या यहां इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है? यस क्या यहां पर जो वोल्टेज था वो प्रोपोर्शनल टू 1/r था? हाँ है सर, तो क्या यहां भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है? और ये सब में आएगा, ये सब में आएगा। देखो, मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स जैसे ट्यूबलाइट, लीनियर सोर्स फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट। लीनियर सोर्स में क्या होगा? आज की क्लास में पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर देंगे, थ्योरी वेरी जो भी है। नेक्स्ट क्लास में YDSC पकड़ेंगे तो उसके न्यूमेरिकल होगा। अभी इसमें लॉजिक रखेंगे। सेकेंड जो है वो होता है लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स या सिलिंड्रिकल सोर्स। जैसे ट्यूबलाइट है, ये लॉन्ग ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट से रोशनी निकल रहा है हर डायरेक्शन में। और ये ट्यूबलाइट मान लो जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ये जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। और ये मान लेते हैं कि ट्यूबलाइट है। क्या है ये? ट्यूबलाइट है। ठीक है, ये ट्यूबलाइट है और हमको इसमें ये करना है। तो रोशनी सब तरफ निकलेगा। जैसे ट्यूबलाइट से निकलता है, इसके परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में रोशनी निकलेगा। अब बताओ, पहला डिफरेंस की बात करें, यहां से रे निकलेगा ऐसे, यहां से निकलेगा ऐसे, ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, जो भी है। इसका लोकस क्या होगा बताओ? द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द सेम फेज सिलेंडर बनेगा। यस सर, सिलेंडर बनेगा, ये एक बनेगा सिलेंडर। ये जो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस देख रहे हो, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इसको बोल सकते हैं ये क्या होगा? ये मान लो 3 पाई है,
अगला फिर यहां बनेगा, अगला फिर यहां बनेगा, कितना बनेगा ये 4 पाई बनेगा, ये कर्व सरफेस, ये होगा 4 पाई। तो पहली बात कोएक्सियल सिलेंडर्स, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेसेस, सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेसेस आर वेव फ्रंट्स, पहला। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि क्या बताए थे, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? नॉर्मल टू द रेज। ये रे डायग्राम है, ये निकल रहा है रेज, और ये सरफेस हर पॉइंट पे रे के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू रेज। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? फोर्थ पॉइंट, सेम टाइम, यहां से निकला, इक्वल डिस्टेंस हर ट्रेवल किया, हर रे इक्वल डिस्टेंस, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट, नॉट दिस, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ट्रेवल्ड इन सेम टाइम, सेम टाइम में अलग अलग फोटोन, या जो समझो अलग अलग रे जहां जहां पहुंचा उसको मिला दो, उसका लोकस कहलाएगा वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथा पॉइंट, इंटेंसिटी होगा पावर डिवाइडेड बाय 2 पाई RL होगा। ये पावर, ट्यूबलाइट का पावर किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? कर्व्ड सरफेस के ऊपर, उसका क्या होता है? 2 पाई RL। ये R चेंज हो रहा है, ये क्या है? ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इस केस में तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/√R, होगा ना? डिस्टेंस को डबल करोगे इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ, डिस्टेंस को डबल करोगे इंटेंसिटी हो जाएगा हाफ, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। सही है? एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द वेव फ्रंट्स? इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट क्या होंगे बताओ? x² + y² इज कांस्टेंट। सही है? अगर ये z एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, और ये ट्यूबलाइट z एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, इसकी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या लिख सकते हैं? x² + y² इज कांस्टेंट। सिलेंडर की इक्वेशन, सही है ना? सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, सर्कल, बट इसमें बहुत सारे बनेंगे सर, इसमें इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, सर्कल इनटू लेंथ कर देंगे तो आ जाएगा सिलेंडर की। हाँ सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन ये जो पूरा पॉइंट है सिमिलर, ये जो पूरा पॉइंट है, सबकी इक्वेशन क्या है? यहाँ कोई पॉइंट ले लो, x, y, z, इस पूरे सरफेस की एक खासियत है, इस पूरे कर्व सरफेस की एक खासियत है, इन सब पे x² + y² कांस्टेंट है। x² + y² इज कांस्टेंट, x² + y² इज कांस्टेंट। एक प्लेन में, xy प्लेन में वो क्या बनता है? सर्कल बनता है, और 3 डायमेंशन में वो बनता है सिलेंडर। ठीक, कोई डाउट यहां? तीसरा, अगर कोई भी सोर्स इनफाइनाइट पे रखा हो, कहां रखा हो? इनफाइनाइट पे, बहुत दूर रखा हो, तो कोई भी वेव फ्रंट हो, कोई भी वेव फ्रंट हो, उसका छोटा सा टुकड़ा, किसी भी सरफेस की छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा टुकड़ा प्लेन जैसा दिखता है ना। तीसरा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, या कह सकते हैं सोर्स एट इनफाइनाइट, सोर्स एट एनी काइंड ऑफ सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, या प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स का मतलब होता है जैसे पिक्चर ट्यूब होता है, फ्लैट स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, उसको बोलेंगे प्लेन सोर्स। इसमें क्या होता है? रेज इस तरह से होते हैं, इसमें रेज इस तरह से होते हैं पैरेलल, इसमें रेज जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं और पैरेलल होते हैं, इसीलिए ये रेज इस तरह पैरेलल होता है, जिसमें पैरेलल रेज होते हैं। इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाओ इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाओ इस तरह से, कार्डबोर्ड, फिर एक दूसरा यहां बनाओ कार्डबोर्ड,
तो ये क्या होगा, ये होगा वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट यहां, क्योंकि यहां पे अब ये इस तरह से जा रहा है, एक वेव फ्रंट यहां, एरिया सेम है, ना तो ये रेज डाइवर्ज कर रहे हैं और ना ये कन्वर्ज कर रहे हैं, ये एकदम पैरेलल उसी एरिया क्रॉस सेक्शन पे चल रहे हैं। ये हो गया वेव फ्रंट। दीज आर द वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स आर, हम लिख सकते हैं वेव फ्रंट्स आर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू रेज। दे आर प्लेन्स, फ्लैट प्लेन्स बनेंगे। दूसरी बात, यहां पर इंटेंसिटी सेम रहेगा। इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया, एंड बिकॉज एरिया रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस एरिया ये कांस्टेंट, देखो दिस एरिया ये कांस्टेंट, इसीलिए इंटेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट आता है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा ना। अब सोचो, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे देने का एक तरीका है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं, उस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे एक ऑब्जेक्ट को हम डाल देते हैं, इफेक्टिवली इट इज प्लेस्ड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ठीक, चलो। तो ये तीन टाइप के सोर्सेस हम जनरली देखते हैं। क्या चीज? हाँ, इक्वेशन इसकी है सिंपल। क्या चीज? नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। इक्वेशन ही पूछ रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ दिस वेव, इक्वेशन इसका। यस सर। साइन के एक्स माइनस वन का टी। अच्छा चलो, नाउ कम टू हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल नहीं था, वो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन था। क्या था? हाइजेंस कंस्ट्रक्शन था। मैथ में पढ़े होंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। हाइजेंस सिर्फ इससे काम करता था। हाइजेंस ने कोई भी काम जो किया था उसमें उसने सिर्फ दो चीजों को यूज किया था। कौन कौन सा? एक ये और एक ये। हाइजेंस ने हर चीज इन दोनों चीजों से किया था और किसी कुछ चीज को यूज नहीं किया था। कोई कैलकुलस नहीं, कोई वेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पेंसिल और ये कंपास और जरूरत पड़ी थी प्रोटेक्टर, बस। इसीलिए उसको हाइजेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल नहीं है वो, कंस्ट्रक्शन है, वो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है। उसने इन पेंसिल और इसको यूज करके सब कुछ प्रूव किया था बिना किसी कैलकुलेशन के, ड्राइंग के थ्रू। ठीक, देखो उसने क्या किया था। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंस ने क्या प्रिंसिपल दिया था उसको हम समझ लेते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन जब बनाएंगे उसको बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? हाइजेंस कंस्ट्रक्शन हाइजेंस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कुछ लोग कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, बट ये बेसिकली था कंस्ट्रक्शन। वो ये जानना चाहता था कि अगर हमारे पास एक वेव फ्रंट है, हमारे पास एक वेव फ्रंट आया किसी समय पे, हमको एक वेव फ्रंट पता है और हम उस वेव फ्रंट का शेप और साइज कुछ देर बाद ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये उसने क्या दिया, दिस ये मेथड टू फाइंड हाउ टू फाइंड shape of a wavefront if its shape of the wavefront after
टाइम डेल्टा टी इफ इट्स शेप इज नोन। हमको एक इस तरह से वेव फ्रंट का शेप दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, ये हमको एक वेव फ्रंट का शेप दिया है और दिया ये इस साइड जा रहा है भाई। एक वेव फ्रंट है जिसका हमको शेप दिया हुआ है यहाँ पे। दिस इज द वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू टी। हमसे कहा गया है कि टाइम टी पर ये वेव फ्रंट का शेप है, टाइम टी पर ये वेव फ्रंट है, इसका ये शेप इस तरह से कर्व शेप का है। हमसे कहा गया है टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे इसका शेप क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी पे इसका शेप क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन इज फाइंड इट्स शेप एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी के टाइम बाद ये कैसा दिखेगा, कहां होगा। तो उसने इसको कैसे बताया, उसने बोला कि देखो ये जो वेव फ्रंट है ये टी इक्वल टू टी पे ये वेव फ्रंट था, ठीक है। उसने कहा कि इसके जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं तुमको, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, एक तीसरा पॉइंट हो गया, इसको बहुत सारे पॉइंट्स पे हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं, हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। उसका ये कहना था ये जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर ये एक नए सोर्स का काम करते हैं। नया सोर्स मतलब समझो वो एक पॉइंट सोर्स का काम करेंगे, वहां से एक बैलून नया बनेगा और वो फूलेगा। उसका ये कहना था कि जो ये पॉइंट है पॉइंट 1, ये जो पॉइंट है पॉइंट 2 और ये पॉइंट है पॉइंट 3, दीज पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, दैट इज सेकेंडरी सोर्सेस, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेस। और ये क्या करते हैं, एक नया वेव क्रिएट करते हैं। जैसे समझो कि यहां छोटे छोटे बैलून हैं जो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक, और ये क्या करेंगे, डेल्टा टी टाइम एक स्फीयर बनाएंगे। जब अगर यहां से सोचो टाइम टी इक्वल टू टी पर अगर यहां से एक बैलून एक्सपेंड करना शुरू किया, पहले इतना बड़ा बना फिर इतना बड़ा बना, एक्सपेंड करेगा ना ये बैलून, कि उसकी रेडियस बढ़ेगी, किस स्पीड से, उसकी रेडियस बढ़ेगी। कौन से स्पीड से, उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी बैलून की विद द स्पीड ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। यानी डेल्टा टी टाइम में ये स्फीयर जो है बनेगा जिसकी रेडियस कितनी है, v1 डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी टाइम में यहां जो t इक्वल टू टी पे जो यहां बैलून बड़ा होना शुरू हुआ उसकी रेडियस बड़ी हो रही है, उसकी रेडियस बड़ी हो रही है। किस रेट से, उसकी रेडियस बढ़ रही इस पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है। तो डेल्टा टी टाइम में उसकी रेडियस क्या होगी, v1 डेल्टा टी। यहां एक स्फीयर जो है बना लो, यहां क्या करो वैसे ही, हो सकता है यहां स्पीड v2 हो, तो यहां भी क्या करो एक छोटा सा इसको एक्सपेंड कराते जाओ। टाइम 0 पे यहां था, डेल्टा टी बाई 3 टाइम के बाद यहां हो गया, डेल्टा टी बाय 2 टाइम के बाद यहां हो गया। उसी तरह डेल्टा टी टाइम के बाद ये एक्सपेंड करके यहां तक पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ना। इसकी रेडियस कितनी होगी, v2 डेल्टा टी होगी ना। यहां पे एक बैलून बनना स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू टी पे एक बैलून बनना स्टार्ट हुआ, एक्सपेंड किया और ये यहां पहुंचा। टाइम t इक्वल टू डेल्टा टी बाय 4 पे यहां तक पहुंचा था, t इक्वल टू डेल्टा टी बाय 2 पे यहां तक पहुंच गया एक्सपेंड करके, t इक्वल टू 3/4 डेल्टा टी यहां पहुंच गया, t इक्वल टू डेल्टा टी पे एक्सपेंड करके यहां पहुंच गया। तो यहां जो इसका रेडियस होगा और इस पॉइंट पे, इस लोकल पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, v3 है। तो ये क्या होगा बताओ, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, v3 डेल्टा टी होगा ना। गेटिंग? अब क्या करो, एक ऐसा सरफेस बनाओ जो इसको फ्रंट से टच करते निकल जाए, अब एक ऐसा सरफेस बनाओ जो इस पूरे स्फीयर को फॉरवर्ड सबसे आगे टच करता निकल जाए, ऐसे करके। दिस इज टेंजेंशियल सरफेस, दिस इज ए सरफेस टेंजेंशियल टू दीज स्फीयर्स, दिस इज ए सरफेस that is tangential to these surfaces। एक ऐसा सरफेस जो इन सारे स्फीयर पे टेंजेंशियल है, इस सरफेस टेंजेंशियल टू दिस सरफेसेस फॉरवर्ड, ये नया वेव फ्रंट होगा।
ये नया वेव फ्रंट होगा, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। अब मैं इसको अगर देखो, मैं जानता हूं हाइजेंस प्रिंसिपल, मेरा काम है एक बार सुना देना तुमको, तो मेरा काम है सुना देना। न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन इससे नहीं बनाएंगे, तो सीबीएसई बोर्ड में पूछता है हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट और ये डायग्राम बनाना पड़ता है, उसी हम बना जो है बता रहे हैं। इसका पर्पस ये नहीं है कि कोई तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा, हम ये सब नहीं करने जा रहे हैं। हमारे मेथड्स बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज हैं, ठीक है। हाँ हाँ कर देंगे, एक सेकंड का काम। तो पहले ये देखो इसने क्या किया था, ये t इक्वल टू टी पर है और ये t इक्वल डेल्टा टी पे। तो हाइजेन ने क्या किया था, उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था ऑल पॉइंट्स ऑफ गिवन वेव फ्रंट acts as secondary sources. These sources emit light in all direction, called secondary wavelets। इनको क्या बोलते हैं, ये तो वेव फ्रंट था, और यहां जो स्फीयर बन रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको बोलते हैं वेवलेट्स। These sources emit light in all direction these spherical wavefronts have radius v delta t आफ्टर टाइम t। सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड तो v है ना, जो भी यहां से समझो, ये एक नया बल्ब है, जैसे वेव फ्रंट यहां पहुंचा, यहां एक नया बल्ब जल गया, यहां एक नया बल्ब जल गया, छोटा सा बल्ब, यहां एक नया बल्ब जल गया। अब उस बल्ब का अपना वेव है जो स्फीयर के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा है। ये किसी बल्ब से क्रिएट हुआ था, बट ये एक नया बल्ब है, छोटा छोटा बल्ब है, दिया है, ये दिया जल गया। अब इस दिया पे इसका जो वेव फ्रंट एक्सपेंड करेगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा। किसी भी टाइम टी पर वो जो एक्सपेंडिंग वेव फ्रंट था, उसका जो भी फॉरवर्ड टेंजेंशियल होता है, वो होता है नया वेव फ्रंट, ठीक है। शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट is the surface tangential to all these spheres। इसको हम बोलते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एनवेलप। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एनवेलप। एक ऐसा सरफेस जो इन सारे सेकेंडरी सरफेसेस पे टेंजेंशियल है, दिस द टेंजेंशियल सरफेस। तो जरा ये बताओ तो अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट पे जहां ये इसको मिल रहा है, जहां ये नया वेव फ्रंट जहां जिस स्फीयर को मिल रहा था, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? ये सेंटर है और इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, तो क्या ये लाइन, इसको अगर हम इस पॉइंट से जहां ये मिल रहा है वहां अगर ज्वाइन कर दें, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? होगा ना। इसको अगर यहां से ज्वाइन कर दें, क्या ये होगा परपेंडिकुलर? इसको अगर यहां ज्वाइन कर दें, क्या ये होगा परपेंडिकुलर?
पहली बात परपेंडिकुलर होगा, मानते हो। दूसरी बात, यहां से यहां डिस्टेंस भले अलग हो, यहां से यहां डिस्टेंस भले ही अलग हो सकता है यहां v1 और यहां v2 सेम ना हो भी सकता है सेम और पॉसिबल है सेम ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है ये दोनों स्पीड सेम हो, यहां स्पीड सेम हो, और हो सकता है तीनों जगह स्पीड अलग हो, बट टाइम तो सेम दिए हो ना। ये 1, ये 2, ये 3, 1 को कितने टाइम बाद ढूंढे हो? डेल्टा टी टाइम के बाद ढूंढे हो ना। इसको टाइम कितना दिए हो एक्सपेंड करने का? डेल्टा टी। इसको कितना दिए हो? डेल्टा टी। इसको कितना दिए हो? डेल्टा टी। दिए हो ना, है ना। तो 1 पहुंचेगा 1 डैश पे, 2 पहुंचेगा 2 डैश पे, और 3 पहुंचेगा 3 डैश पे। क्या 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश और 3 से 3 डैश का टाइम सेम है ना? ठीक है। अब देखो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, हमारे पास 3 मेथड है वेव फ्रंट का शेप निकालने का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट का शेप निकालना सबसे लॉजिकल चीज है, जिसपे फिर से बता रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कोई पढ़ाता नहीं, कुछ कराता नहीं। पहली बात, इसने फॉरवर्ड एनवेलप ही क्यों लिया, सेकंड बैकवर्ड क्यों नहीं लिया, उसको भी उसने प्रूव किया था। मैं इसको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले ये देखो, ये होगा नया वेव फ्रंट, ये होगा नया वेव। उसी तरह से यहां भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे बनेगा। अब बताओ, अगर वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, होमोजीनियस मीडियम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम है, अगर वेलोसिटी हर जगह सेम है, तो शेप नहीं बदलेगा, साइज बदलेगा। अगर v1, v2, v3 हर जगह स्पीड अगर सेम है, तो जो शेप पहले था वही शेप अभी रहेगा, खाली उसका साइज बदल जाएगा। सही है? होगा, यानी पहला और दूसरा ट्रायंगल, पहला और दूसरा जो भी है वो सिमिलर होगा, भले कॉन्ग्रुएंट ना हो। स्फेरिकल वेव फ्रंट होमोजीनियस मीडियम में स्फेरिकल ही रहेगा, एग्रीड। प्लेन वेव फ्रंट होमोजीनियस मीडियम में प्लेन ही रहेगा। अभी मैं जाऊंगा उसको, हमको क्या करना है वो तुम पहले समझ लो। तो इसको समझो कि फॉरवर्ड एनवेलप होता है, ये इसका पूरा स्टेटमेंट है सीबीएसई बोर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। ये ऐसा होता है, सेकेंडरी वेवलेट बनता है, फॉरवर्ड एनवेलप लेते हैं। बट हम इस तरह से वेव फ्रंट का शेप नहीं निकालते हैं, हमको इतना टाइम नहीं है, और मेरे पास फुर्सत भी नहीं है, ठीक है। हम इसको जो ही प्रूव करेंगे अपने मेथड से करेंगे, हालांकि वो इसी से निकलता है, बट कंक्लूजन ड्रॉ करके, ठीक है। यहां कोई डाउट है? बताओ। हमारे अभी शेप ऑफ वेव फ्रंट पे, हम अभी आ रहे हैं शेप ऑफ वेव फ्रंट पे, आ जाए। चलो, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन में उसने ऐसे ऐसे दिया था, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात थी। हाँ हाँ, भर दो। अब देखो, उनका 4 से 6 ही क्लास है ना? अच्छा, देखो, तुमसे जो पूछा जाएगा शेप ऑफ वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए, तो आप बस 3 मेथड है, जिसको लगाना चाहो उसको लगाओ। पहला मेथड, रे डायग्राम बनाओ और उस पर एक सरफेस बना दो नॉर्मल, ठीक। हाउ टू ड्रॉ वेव फ्रंट, सबसे पहला क्वेश्चन इस पेपर में, इस बार भी जो क्वेश्चन था मैं दूंगा, देखना कितना छोटा चीज है, ठीक। पहला चीज, शेप ऑफ वेव फ्रंट अगर पूछेगा तो हाउ टू ड्रॉ शेप ऑफ वेव फ्रंट। पहला मेथड 1, ड्रॉ ए रे डायग्राम
देन ड्रॉ ए सरफेस नॉर्मल टू रेज। समझ रहे हो? यानी समझो, अगर कभी ऐसा हो, ऐसा वेव है, लाइट एयर इस तरह से जा रहा है, ये क्या है? रेज है। अगर रे इस तरह से है, क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। और अगर रे इस तरह से है, कन्वर्ज कर रहा है। या और भी पॉसिबिलिटीज है, अभी हम देखेंगे अलग अलग एलिमेंट क्या क्या करता है, डायरेक्शन में क्या करता है और कर्वेचर में क्या करता है। इस पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। ये दिखा इस तरह से नहीं, ये हो गया वेव फ्रंट। मतलब ये इस तरह से कार्डबोर्ड जैसा है, दिखाया एक स्ट्रेट लाइन, बट ये वेव फ्रंट कैसा है? कार्डबोर्ड जैसा है। समझ रहे हो ना? तुम्हारी तरफ रेज इस तरह से, बीम है, एक बीम मेरी तरफ आ रहा है, एक पैरेलल बीम मेरी तरफ आ रहा है, और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना? ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द रेज, ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द रेज, दिस द वेव फ्रंट। यहां बताओ, अगर इस तरह से सरफेस ड्रॉ कर दें तो क्या ये हर जगह है परपेंडिकुलर रेज के? नहीं है ना? तो कैसा होगा? ऐसे तो ये यहां पर पहले था, इसको हम इस तरह से, एक हम जब इसको बनाते हैं, एक ये दे देते हैं, क्या दे देते हैं? एरो इस तरह से। ये ऐसे सही है, देखो तो सही है जी। या ये बनेगा? कौन सा सही है दोनों में से? पहले वाला सही है ना? समझ रहे हो? ये रे डायग्राम दिया हुआ है, वो वेव फ्रंट बनाना है, इस तरह से था, अब बना दिए इस तरह से। हम वेव फ्रंट के ऊपर हमेशा जो है क्या करते हैं, एक ऐसे एक देते हैं ताकि हम ये बताएं कि किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, वो अलग चीज है। पहला मेथड ये है। एग्रीड? अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये एक वेव फ्रंट दिया हुआ है। एक वेव फ्रंट दिया हुआ है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, और ये इस तरह से दिया हुआ है, या इसका डायरेक्शन यहां दे दो। रिफ्लेक्शन के बाद इसको ड्रॉ करना है, इसका नाम दे दो ए बी सी। रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसा दिखेगा ये ड्रॉ करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं चार, रिफ्लेक्शन के बाद इसको ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे? एक रे तो क्या दिया हुआ? वेव फ्रंट ना दिया? क्या वेव फ्रंट दिया है ना? पूछा क्या है? वेव फ्रंट दिया है, इनिशियल वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन के पहले। पूछा है रिफ्लेक्शन के बाद। तुम रे के थ्रू जाओगे, पहला मेथड है रे के थ्रू। यहां पे क्या करो? एक रे डायग्राम बनाओ ऐसे करके, ये रे ऐसे कर जाएगा रिफ्लेक्ट बैक। रे क्या होता है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ना? जो गिवन वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर एक रे बनाओ, इसको रिफ्लेक्ट करा दो। ये क्या है? रे डायग्राम है ना? बनाना तो वेव फ्रंट था, रे डायग्राम तुम आसानी से बना लोगे, तुम बहुत सारा बनाए हुए हो। अब यहां पे इसके बना दो एक नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड के नॉर्मल बना दिया, ठीक है। वेव फ्रंट से रे डायग्राम बनाए, वेव फ्रंट गिवन वेव फ्रंट से
इंसिडेंट रे का डायग्राम बना, उससे रिफ्लेक्टेड का रे डायग्राम बना, रिफ्लेक्टेड रे से हम बना रहे हैं ये। तो ये बताओ, ये सी था, ये हो जाएगा सी डैश, ये बी था, ये हो जाएगा बी डैश, ये ए था, हो जाएगा ए डैश, होगा? एग्रीड? चलो, क्या इसका कर्वेचर चेंज हुआ? क्या ये फ्लैट घूमा? ऐसे हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। हम देंगे ऐसे था, हो गया इस तरह। क्या है? देखो, बहुत आसान चीज है। मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता, ये प्लेन मिरर दे दिया और ये एक वेव फ्रंट दे दिया, ये एक वेव फ्रंट दे दिया इस तरह से, एक प्लेन वेव दे दिया और ये हमने आपको एक वेव फ्रंट दे दिया इस तरह से। ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद कैसा दिखेगा? चिंता नहीं करना है, क्या बनाना है? रे डायग्राम। यहां एक रे ऐसे परपेंडिकुलर, रे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दूसरा यहां पे होगा परपेंडिकुलर, तीसरा यहां होगा। देखो तो सही है। सही है। एक बार समझ लो, इसमें बेस्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। सारी किताबों में एक ही चीज भर दिया गया है, YDSE YDSE YDSE। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसको, इस पे इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि इसको क्लास में समझ लो। ये इस तरह से हो गया, तुम्हारा रे डायग्राम बन गया। अब तुम पता है यहां कोई सोर्स रहा होगा, ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा ना। और ऐसा लगेगा कि ये सारे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो यहीं से कंकरेंट है, लगेगा ना। ऑब्जेक्ट यहां, तुम अभी वेव फ्रंट भूल जाओ, तुम रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम इस तरह से गिरा तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगा। अब इस रे डायग्राम पे तुमको सरफेस ड्रॉ करना है ऐसा कि हर पॉइंट पे ये डाइवर्जिंग है, तो कर्व तो बनेगा ही। यहां पे ऐसा होना चाहिए टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट होना चाहिए इस तरह से, और यहां टेंजेंट होना चाहिए था इस तरह से। जब इन सबको मिलाओगे इस तरह से बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो बताओ, अगर ये पॉइंट 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 होगा ना। एग्रीड? हम रे डायग्राम की तरफ, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, हम रे डायग्राम के थ्रू जा रहे हैं। ये बताओ, चलो मुझे एक चीज बताओ, एक प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा है इसके ऊपर, ये ग्लास का लेंस है, ये ग्लास का लेंस है, ये एक लेंस है, और यहां आपका एक वेव फ्रंट गिरा इस तरह से। कैसे? इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट ऐसे गिरा, एक प्लेन वेव फ्रंट ABC। जब बाहर निकलेगा इस ग्लास के वेव फ्रंट से, इसका शेप कैसा होगा? पहले रे डायग्राम बनाओ। जस्ट निकलते ही जैसे इसे बाहर निकलेगा, जैसे इसे बाहर निकले, इसका शेप कैसा होगा? पहले बनाओ रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसा बनेगा? प्लेन वेव, मतलब पैरेलल बीम बनेगा। तो जब ये पैरेलल बीम गिरता है, ये कहां, ये क्या होता है? कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है फोकस की तरफ, करता है। तो जब ये निकलेगा, इसका नेचर क्या होगा? कन्वर्जिंग। अब इस रे के ऊपर एक ड्रॉ करो सरफेस, जो कि हर पॉइंट पे रे के, जैसे रे क्या है? रे इज लाइक फील्ड लाइन, और हमको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो क्या ये इस तरह से बनेगा?
क्या इस तरह से बनेगा? बनेगा कि नहीं? ये देगा क्वेश्चन में, इंसिडेंट वेव फ्रंट देगा, लेंस देगा, और जो इमर्जेंट वेव फ्रंट है उसका शेप में ऑप्शन दिया होगा ABCD। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंसिडेंट देगा, इमर्जेंट भी देगा, बीच में क्या था वो पूछेगा। समझ रहे हो? क्या यहां पे कर्वेचर चेंज हुआ? हुआ ना चेंज? अभी होगा चेंज, देखना। अब ये बताओ, एक बात का ध्यान रखना, बता देता हूं। फिर ये लाइट कुछ देर बाद क्या होगा, यहां जाके मिल जाएगा, मिल जाएगा ना रे। यानी ये वेव फ्रंट सिकुड़ता हुआ यहां पे आके वेव फ्रंट का साइज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, होगा ना। उसके बाद फिर ये मिलने के बाद फिर ये यहां से बनना शुरू होगा, क्योंकि जब यहां की बात तुम देखोगे ना, रे डायग्राम इस तरह से बनेगा कि नहीं? पहले मिलेगा और फिर पहले कन्वर्ज करेगा और फिर डाइवर्ज करेगा ना। समझ रहे हो? अब समझ लो इस बात को। इस पॉइंट A से लेकर के इस पॉइंट तक पहुंचने में इस रे को जितना टाइम लगेगा, B से लेकर यहां पहुंचने में इसको भी उतना ही टाइम लगेगा। जितने टाइम में ये A पहुंचेगा कन्वर्जिंग पॉइंट पे, उतने ही टाइम में ये B वाला रे भी पहुंचेगा कन्वर्जिंग टाइम में, उतने टाइम में C भी पहुंचेगा। बोले सर ये कैसे हो सकता है? ये तो कम डिस्टेंस चल रहा है, ये तो ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है ना। बट ये नदी में तैर रहा है, ये डेंसर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, ये कम डिस्टेंस चल रहा है डेंसर में, और ये ज्यादा डिस्टेंस, यहां थिकनेस ज्यादा है ना, टाइम सेम लगेगा। जितने टाइम में ये पहुंचेगा यहां से यहां, इसको डिस्टेंस तुम ज्यादा दिए हो तो इसका एवरेज स्पीड भी ज्यादा है। इसका तुम डिस्टेंस इसको कम कर दिए, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कम है इसका, बट इसका एवरेज स्पीड भी कम है। तो जितने टाइम में ये यहां पहुंच, क्योंकि वेव फ्रंट का मतलब है इक्वल टाइम में जहां जहां पहुंचता है, पता है ना? तो इक्वल टाइम में पहुंचता है। चलो ये बताओ, ये वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे गिर रहा था, और ये डाइवर्जिंग लेंस है। निकलेगा तो इसका शेप कैसा होगा? ये रे और ये रे पैरेलल है। पैरेलल रे क्या होता है? डाइवर्ज करता है, ये होता है ना इसमें। तो रे डायग्राम हमने बना लिया, बट मुझे तो वेव फ्रंट बनाना था, तो बना लेते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा ना। कर्वेचर चेंज हुआ? इसने इस फ्लैट वेव फ्रंट को खोल दिया, इसने इस फ्लैट वेव फ्रंट को बंद किया। समझो, एक पेपर उठाओ, ये रहा पेपर, ये प्लेन वेव फ्रंट था। एक क्या कर रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है भीतर। कौन घुमा रहा है? ये क्या कर रहा है? इसको अंदर घुमा रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको बाहर घुमा रहा है। समझ रहे हो? हर ऑप्टिकल चीज का, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो हॉलोस्फेयर हो, चाहे मतलब प्रिज्म हो, चाहे लेंस हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, सबका एक खासियत होता है। वेव फ्रंट के साथ वो कुछ करता है, क्या करता है? देखो, मैं आज सिर्फ इलस्ट्रेशन दे रहा हूं,
मैं आज सिर्फ इसको थोड़ा बता रहा हूं, मैं इसमें पूरा जितना केस हो सकता तुमको बताना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा क्या होगा, तुमको सोचना पड़ेगा, तुम ये करके नहीं कर सकते हो। ये स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, और यहां पर एक वेव फ्रंट गिरा, कैसे, यहां एक वेव फ्रंट गिरा इस तरह से, निकलेगा तो क्या होगा बताओ, निकलेगा तो क्या होगा, क्या बेंड करेगा, यहां एक वेव फ्रंट गिरा, ये इसका वेव फ्रंट है, ऐसे करके ये वेव फ्रंट है। क्या ये रे डायग्राम है, ये रे इस तरह से है, क्या ये रे इसके तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्या ये रे ग्लास में नॉर्मल तरफ बेंड करेगा और फिर यहां से निकल जाएगा, खुद के पैरेलल निकल जाएगा, तो क्या यही चीज उठ के यहां पहुंच जाएगा, वही चीज रहेगा, खाली इसको जाना इस तरह से था, ऐसे लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, ये यही ना। चलो ये बताओ, एक प्रिज्म है, एक थिन प्रिज्म है, और यहां पर एक वेव फ्रंट गिर रहा है, ऐसे पैरेलल वेव फ्रंट, इसके बेस के पैरेलल गिर रहा है, निकलने के बाद कैसा दिखेगा, ये रे डायग्राम है, करेक्ट, रे डायग्राम है ना, है कि नहीं, ये बेंड कर जाएगा डेल्टा से, डेल्टा क्या होता है, म्यू -1 इंटू ए होता है ना, तो ये बन जाएगा वेव फ्रंट नया, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये क्या हो गया, इमरजेंट वेव फ्रंट। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो, ये सब कराएंगे फिर से, मान लो ऐसा है, एक प्लेन वेव फ्रंट गिरा, एक प्लेन वेव फ्रंट गिरा, और यहां पे तुम्हारे पास एक ग्लास है, ये ग्लास है जिसकी म्यू है 2 और बाकी पोर्शन क्या है, एयर है जिसकी म्यू है 1। ये यहां तक पहुंचा, जब ये बाहर निकलेगा तो इसका शेप कैसा होगा, इस वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा जब ये बाहर निकलेगा, ये बताओ। जब ये टुकड़ा, जब ये .1, ये .2 और ये 3, जब ये .1 और 2 यहां पहुंचेगा, जब .1 और 2 यहां पहुंचेगा, तो ये 3 और 4 कहां होगा, सो बताओ, आगे या पीछे। जितने देर में ये पार्ट इसको पार करेगा उतने देर ये पार्ट कहां होगा, आगे या पीछे। इसको ग्लास से पार करना पड़ रहा है, इसको ग्लास से पार करना है, इस पॉइंट को, यहां तक तो ठीक था, सब साथ आया था, यहां तक तो सब साथ आया था, यानी .1, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट्स थे, यहां तक सब साथ आए थे, बट यहां के बाद इसकी स्पीड तो घट गई, ग्लास में है ना ये, बट इसकी स्पीड तो ज्यादा है, इसकी स्पीड कितनी है, c/c, इसकी स्पीड है c, इन सब की स्पीड है c, पर इनकी स्पीड है c/2, तो ये तो स्लो चलेगा ना। हम क्या बोले, इक्वल टाइम में जहां पहुंच गया वही क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। ये पहुंचेगा जब यहां से यहां, ये बाकी टुकड़ा कहीं यहां पहुंच चुका होगा, पहुंचेगा ना, ये वेव फ्रंट 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, ये वेव फ्रंट 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, तो पूछेगा कि अब इसका शेप कैसा होगा, तो ये होगा इसका शेप, कुछ पार्ट यहां, कुछ पार्ट यहां, ब्रेक करके अलग अलग हो जाएगा। मान लो मैं तुमसे ये पूछता हूं, ये y एक्सिस है, ठीक है, और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू
म्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या है? म्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों, यहां म्यू इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। म्यू वाई में वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ले लो 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इस पॉइंट पे रिलेटिव इंडेक्स क्या है? 1। यहां कितना है? थोड़ा सा ज्यादा। यहां क्या है? और ज्यादा। यहां क्या है? और ज्यादा। नीचे में भी ज्यादा ही है, चाहे प्लस वाई लो या फिर माइनस वाई लो। सही है ना? अब क्वेश्चन है, एक वेव फ्रंट इस पे गिरा। कैसे गिरा? ऐसे। एक वेव फ्रंट यहां पे गिरा इस तरह से, प्लेन वेव फ्रंट। जब ये कुछ दूर चलेगा, इसका शेप कैसा होगा? ये होता क्या? ये सबसे, क्या ये पॉइंट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा? तो ये सबसे आगे होगा। उसके ऊपर वाला थोड़ा पीछे होगा, उसके बाद और पीछे होगा, और पीछे होगा, और पीछे होगा। ऐसा बन जाएगा। ये प्लेन वेव फ्रंट था, क्या ऐसा बन जाएगा देखने में? क्योंकि सेम वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस जाएंगे। जो वाई में जितना दूर है वो उतना पीछे होगा, क्योंकि वो उतना स्लो चला होगा ना। तो तुम्हारा शेप ऐसा दिखने में है, होगा। मैं इसका शेप का इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं, क्या शेप ऐसा दिखने में होगा? और अगर ऐसा होगा तो यही तो क्वेश्चन पूछता है। तो हमको पहला मेथड रे डायग्राम का, दूसरा प्रिंसिपल वे ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम। दूसरा मेथड क्या हमारा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ टाइम, ठीक। और तीसरा वो जो था कंस्ट्रक्शन वाला। तो हम रे डायग्राम से सब कुछ बनाएंगे। हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। ये बताओ, एक चीज बताओ, हम क्लास बंद कर रहे हैं बस खाली। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, आज सिर्फ बैकअप, एक तरह से वार्म अप हुआ है। देखो मेरे पास ये एक लेंस है और इस लेंस पे एक ऐसा वेव फ्रंट गिरा। कैसा? ऐसा। जब इसको पार कर जाएगा तो क्या ये अंदर घुसेगा, बाहर घुसेगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फैल जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा? इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये एक स्फेरिकल काइंड का वेव फ्रंट है। तो यहां पर एक रे इस तरह बना दो, एक रे कुछ इस तरह से बना दो। रे क्या होता है? सिंपल परपेंडिकुलर टू दोज वेव फ्रंट्स, ठीक है। यहां जब ये आएगा तो क्या होगा? ये बेंड करेगा अंदर या बाहर? ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? ये बीम कन्वर्ज करेगा ना। ये ऐसे जा रहा था ना, अब ये जो कन्वर्ज करेगा, तीन पॉसिबिलिटी है। पहला, ये हो जाए पैरेलल, हो सकता है? ये हो सकता है कि नहीं? यानी ये पॉसिबल है। दूसरा, अंदर तो आएगा बट इतना नहीं आए कि पैरेलल हो पाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे बन जाए, अंदर तो घुसे, इस वेव को भी भीतर लाओ, इसको भी भीतर लाओ, अंदर तो करो दोनों को, बट इतना नहीं हो पाया कि पैरेलल हो पाए। तो क्या इसकी रेडियस कर्वेचर बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तीसरी पॉसिबिलिटी, अंदर हुआ और इतना ज्यादा हुआ ये कन्वर्ज कर गया,